हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। तो गाइस, पिछले लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था धर कमीशन और उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था जेवीपी समिति। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फजल अली कमीशन किस लिए निर्माण किया गया और फजल अली कमीशन की सिफारिशें क्या क्या थी। तो जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि पहला जो वीडियो अपलोड किया गया इस टॉपिक का संघ एवं राज्य क्षेत्र का, तो उसके 2 लेक्चर अपलोड कर दिए गए। पहला लेक्चर भी देख लीजिए जिसमें आर्टिकल फर्स्ट सेकंड थर्ड को हम लोग ने कंप्लीट किया है। इसके बाद हम लोग ने सेकंड लेक्चर में हम लोग ने देखा था कि धर कमीशन क्या होता है। धर कमीशन के बाद हम लोग ने देखा था जेवीपी समिति क्या होती है। तो आज ये हम लोग का संघ व राज्य क्षेत्र का तीसरा लेक्चर है जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे कि फजल अली कमीशन क्या, किस लिए निर्माण इसका किया गया, फजल अली कमीशन की सिफारिश से क्या क्या थी। तो आज हम लोग फजल अली कमीशन को देखेंगे। तो हम लोग का टॉपिक क्या चल रहा है, चैप्टर कौन सा है, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन। तो आज हम लोग का टॉपिक है स्टेट राज्यों का पुनर्गठन का तीसरा आज हम लोग का वीडियो है। तो आज पहले के लेक्चर भी देख लीजिए जो विद्यार्थी नए हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं, एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं तो जो विद्यार्थी पहली बार जुड़े तो उनके लिए आसानी हो जाएगी इस लेक्चर को समझने में। तो पहले हम लोग ने कल पढ़ा था कि धर कमीशन क्या होता है, धर कमीशन की सिफारिशें पढ़ी थी। फिर उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था जेवीपी समिति क्या होती, जेवीपी समिति की थोड़ी सिफारिशें थी तो उसको हम लोग ने पढ़ा था। तो एक बार देख लेते। तो धर कमीशन की सिफारिशें, धर कमीशन 1948 में इसका गठन किया गया था राज्यों के पुनर्गठन के लिए। जब भारत आज़ाद हुआ तो एक राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने लगी कि राज्यों का निर्माण होना चाहिए। तो राज्यों के पुनर्गठन की मांग को देखते हुए कई तरह के, जो उस समय की कांग्रेस सरकार थी तो उन्होंने कई तरीके बहुत सारे कमीशन बनाए, बहुत सारे समितियां बनाई। तो उनमें से हम लोग कुछ कमीशन पढ़ रहे हैं। तो पहला कमीशन हम लोग ने पढ़ा था कि धर कमीशन क्या होता है। तो धर कमीशन की सिफारिशें ये थी कि धर कमीशन में बताया गया था कि भाषाई आधार पे राज्यों का पुनर्गठन, ये हम लोग ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, बस हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करना है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द टुडेज टॉपिक इजिली। भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने क्या बोला था कि भाषाई जो तेलुगु कन्नड़ तमिल है इन आधार पे राज्यों का निर्माण नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया, इनकी सिफारिश हो गई। इन्होंने बोला था कि प्रशासनिक आधार पर राज्यों का निर्माण होना चाहिए। राज्यों का निर्माण इस तरीके से होना चाहिए कि राज्यों का प्रशासन आसानी से चलाया जा सके। तो ये धर कमीशन की सिफारिश थी, ये 1948 में गठन हुआ। इसके बाद जेवीपी समिति बनी। जेवीपी समिति 1948 में बनी। तो इनकी भी सिफारिश लगभग एक ही जैसी थी कि भाषाई आधार पे राज्यों का निर्माण नहीं होना। सिफारिशें बिल्कुल एक जैसी थी जेवीपी समिति की और धर कमीशन की। तो आज हम लोग देखेंगे, तो ये हम लोग का पिछला लेक्चर था। जेवीपी समिति भी 1948 में बनी थी और ये भी 1948 में बनी थी। तो ये हो गया पिछला लेक्चर हम लोग ने पढ़ा था। और इससे पहले हम लोग ने आर्टिकल फर्स्ट सेकंड थर्ड को कंप्लीट किया था। तो जो विद्यार्थी पहली बार जुड़े तो उनसे रिक्वेस्ट है पहले वाले लेक्चर जरूर देख लीजिए, इससे आपको जो आज का लेक्चर है वो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया कल का। अब हम लोग देखते हैं कि जब जेवीपी समिति बनी, इन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण को अस्वीकार कर दिया। तो उसके बाद फजल अली कमीशन बनाया जाता है। तो उसे देखते हैं आज हम लोग। तो अब हम लोग पढ़ते हैं 1948 के बाद क्या होता है। 1948 के बाद जो मद्रास राज्य में जो तेलुगु राज्य क्षेत्रों के लिए एक नए तेलुगु भाषाई क्षेत्रों के लिए एक नए राज्य के निर्माण की मांग की जा रही थी। उस समय जो मद्रास में एक कांग्रेस के नेता थे पोट्टी श्री रामालू, ये मद्रास में एक कांग्रेस के नेता थे। मद्रास में कांग्रेस के नेता पोट्टी श्री रामालू, इनकी ये अनशन पे बैठ गए कि तेलुगु भाषी क्षेत्रों के लिए एक नए राज्य का निर्माण होना चाहिए। तो अनशन के दौरान 56 दिनों का इन्होंने अनशन किया। इसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। तो 56 दिन के अनशन के बाद
इनकी मृत्यु हो जाती है। तो कांग्रेस सरकार को मजबूर होके एक भाषाई आधार पर राज्य का निर्माण करना पड़ता है। उस राज्य का क्या नाम है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जिसका निर्माण भाषाई आधार पर किया गया। तो इसके बाद कांग्रेस सरकार को मजबूर होकर एक आंध्र प्रदेश का निर्माण तो भाषाई आधार पे बनने वाला पहला कौन सा राज्य था? आंध्र प्रदेश ऐसा पहला राज्य था जिसका निर्माण भाषाई आधार पे किया गया था। इसको मद्रास में जितनी भी तेलुगु भाषी क्षेत्र थे उनको अलग करके एक नए प्रांत आंध्र प्रदेश का निर्माण किया गया। जो जैसे ये मद्रास हो गया, मद्रास में जितने भी तेलुगु भाषी क्षेत्र थे, तेलुगु भाषी क्षेत्रों को मद्रास से अलग कर दिया गया। ये पूरा मद्रास हो गया। मद्रास में जितने भी तेलुगु भाषी क्षेत्र थे उनको अलग करके एक नए प्रांत का निर्माण किया गया जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। तो ये क्वेश्चन आपके लिए जितने भी आईएएस का एग्जाम देने जा रहे हैं जो, और अगर पीसीएस का भी देने जा रहे हैं स्टेट एग्जाम्स, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाषाई आधार पर बनने वाला पहला कौन सा राज्य था? तो आपको आंसर पे क्या टिक करना है? आंध्र प्रदेश। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा। इसके बाद हम लोग आते हैं फजल अली कमीशन। तो ये इनका निधन कब हुआ था? 1949 में इनका निधन हुआ था। और इसके बाद 1953 में आंध्र प्रदेश का 1949 में पोटी श्री रामालू का निधन हो गया। अनशन के कारण ये तेलुगु भाषी क्षेत्रों के लिए एक नए राज्य के निर्माण की मांग कर रहे थे, जिस कारण ये 56 दिन तक अनशन पे बैठे और इस कारण इनकी मृत्यु हो गई। तो 1949 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो 1953 में कांग्रेस सरकार द्वारा एक भाषाई आधार पर एक नए राज्य का निर्माण किया गया जिसे क्या कहते हैं? आंध्र प्रदेश। तो आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इनकी मृत्यु हुई 1953 में, 1949 में मृत्यु हुई, 1953 में आंध्र प्रदेश का निर्माण किया गया। अब हम लोग आते हैं फजल अली कमीशन। तो इससे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और ये जो भी आप लोग आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया, आईएएस में पूछा गया, अभी तक पीसीएस में क्वेश्चन यहाँ से नहीं आया है। तो पीसीएस में यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत है। जिस तरह से पीसीएस जितने भी स्टेट एग्जाम्स हो गए, स्टेट पीसीएस हो गए, तो उनका पैटर्न बदल रहा है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पॉलिटी में। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आने की संभावना भी बहुत अधिक है। एक बार अगर पॉलिटी हम लोग से पढ़ लें तो पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इसकी गारंटी हम लोग लेते। तो अब हम लोग आते हैं फजल अली कमीशन का गठन कब किया गया था? फजल अली कमीशन में सदस्य कितने थे? फजल अली कमीशन की सिफारिशें क्या क्या थी? और ये कांग्रेस के ही नेता थी पोटी श्री रामालू। इनका 1949 में निधन हुआ था। तो जब ये इनका निधन होता है तो कांग्रेस सरकार को मजबूर होती है कांग्रेस सरकार एक नए राज्य का गठन करने के लिए। और जो भी मद्रास में जितने भी तेलुगु भाषी क्षेत्र थे इनको पृथक कर दिया जाता है मद्रास से और एक नए प्रांत का निर्माण किया जाता है जिसे क्या कहते हैं? आंध्र प्रदेश। तो अब हम लोग आते हैं फजल अली कमीशन। इंपॉर्टेंट कमीशन है आपके एग्जाम्स के लिए फजल अली। तो गाइस, जो विद्यार्थी पहली बार जुड़े हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जितने भी पुराने लेक्चर्स हैं संघ व राज्य क्षेत्र के पहले 2 लेक्चर अपलोड किए जा चुके हैं जिसमें हम लोग ने पूरा बेसिक से उठाया आर्टिकल 1 से। तो वो भी लेक्चर देख लीजिए, इससे आपको आने वाले लेक्चर्स में कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा तो फिर आपको एडवांस लेवल में जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम लोग आते हैं फजल अली कमीशन। फजल अली कमीशन, तो इनका निर्माण कब किया गया था? एक मिनट गाइस, इनका निर्माण, इस कमीशन का निर्माण क्यों किया गया था? पहले क्यों को देखते हैं, फिर कब किया गया था और इन्होंने क्या क्या सिफारिशें दी, तो उससे फिर हम लोग देखेंगे। जब तेलुगु भाषाई क्षेत्रों के लिए एक अलग राज्य का निर्माण कर दिया गया, जब मद्रास से जब आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ, तो ऐसी ही मांग गुजरात से भी उठी, कन्नड़ से उठी कि जो गुजराती हैं उनके लिए भी एक राज्य का होना चाहिए और जो कन्नड़ भाषाई क्षेत्र हैं तो उनके लिए भी एक राज्य होना चाहिए। तो इस तरह की मांग को देखते हुए तो कांग्रेस सरकार ने फिर जो समय शासन में सरकार थी तो उन्होंने फिर एक नए कमीशन का गठन किया
तो उसे उस कमीशन का क्या नाम था? फजल अली कमीशन। फजल अली कमीशन। और इस कमीशन में कितने सदस्य थे? इस कमीशन में 3 सदस्य थे। इसका गठन 1953 में किया गया। सदस्य कितने थे? सदस्य 3 थे। पहला फजल अली इसके अध्यक्ष थे, जिस कारण इसका नाम भी फजल अली कमीशन पड़ा। फजल अली अध्यक्ष थे। दूसरे KM पनिकर, KM पडिक्कर। तीसरा हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू। तो ये 3 सदस्य थे फजल। और इनका निर्माण कब किया गया? 1953 में इनका निर्माण किया गया। क्यों किया गया? जब तेलुगु भाषी क्षेत्रों के लिए एक नए राज्य का निर्माण किया गया तो गुजरात से भी यही मांग उठी थी, गुजरातियों के लिए एक नए राज्य का निर्माण होना चाहिए। कन्नड़ लोगों ने बोला कि यार हमारे लिए भी एक नए राज्य का निर्माण होना चाहिए। तो इस तरह की मांग को देखते हुए एक नए कमीशन का गठन किया गया जिसे क्या कहते हैं? फजल अली कमीशन। और इस कमीशन में कितने लोग थे? 3 लोग थे। फजल अली इसके अध्यक्ष थे और KM पनिकर दूसरे सदस्य थे। तीसरे सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू। तो ये 3 सदस्य हो गए। 1953 में इनका गठन किया गया था और 1955 में इन्होंने अपनी सिफारिशें दी। सिफारिश कब दी? 1955 में सिफारिश दी इन्होंने। 1953 में गठन हुआ इनका। तो इसमें 3 सदस्य हो गए। गठन 1953 में हुआ। सिफारिश कब दी? 1955 में। जब भी आप लोग PCS का एग्जाम देने जाएं तो ये फैक्ट आपको याद होने चाहिए। सीधे सीधे फैक्ट आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये 1953 में इनका गठन हुआ। अब देखते हैं कि फजल अली कमीशन ने सिफारिशें क्या क्या की। सिफारिशें भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जो भी IAS के पेपर देने जाएंगे तो वहाँ पे सिफारिशें पूछ ली जाती हैं। और जो PCS का एग्जाम देने जा रहे हैं वहाँ उनके लिए ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कब इसका गठन हुआ, कब इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और इसमें कितने सदस्य थे। तो ये PCS वालों के लिए इंपॉर्टेंट है और IAS वालों के लिए सिफारिशें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी हम लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, GS2 का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, GS2 के साथ ऑप्शनल को कंप्लीट करेंगे। तो इस चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो एक बार हम लोग से जब आप लोग पॉलिटी पढ़ेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो अब हम लोग देखते हैं फजल अली कमीशन की सिफारिशें क्या क्या थी। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो सिफारिशें में पहली सिफारिश थी फजल अली कमीशन की सिफारिश। हेडिंग भी आप लोग डाल लीजिए, सिफारिश, रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन। तो पहली सिफारिश ये थी, राज्यों का निर्माण करते समय, राज्यों का निर्माण करते समय भारत की एकता व अखंडता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। यदि आप राज्यों का निर्माण कर रहे हैं तो राज्यों का निर्माण इस तरह से होना चाहिए कि भारत की एकता बनी रहे व भारत की अखंडता पर कोई प्रभाव ना पड़े। यदि आप इतने राज्यों का निर्माण ना कर दें कि इससे भारत की एकता व अखंडता प्रभावित हो जाए। तो दूसरी सिफारिश क्या थी? दूसरी सिफारिश ये थी कि राज्यों का पुनर्गठन का मुख्य आधार भाषा होगी। तो इन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण की मांग को स्वीकार कर लिया। धर कमीशन ने आज स्वीकार कर दिया था कि भाषा के आधार पर कोई राज्य नहीं बनेगा, लेकिन इन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण की मांग को स्वीकार कर लिया। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ये आपकी इंपॉर्टेंट सिफारिश हो गई कि इन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण की मांग को स्वीकार कर लिया। अब तीसरी सिफारिश क्या थी? तीसरी सिफारिश ये थी
कि इन्होंने 16 राज्य व 3 केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण की सिफारिश की। तो इन्होंने बोला कि 16 राज्यों का निर्माण किया जाना चाहिए व 3 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया जाना चाहिए। तो ये इनकी तीसरी सिफारिश हो गई। चौथी सिफारिश देखते हैं। प्रशासनिक व वित्तीय आधारों पर वित्तीय मामलों को भी देखा जाना चाहिए। प्रशासनिक एवं वित्तीय मामलों को भी देखा जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि केवल भाषा जो राज्यों के निर्माण का मुख्य आधार तो भाषा होगी, लेकिन इसके साथ साथ हमें प्रशासनिक मामले को भी देखना होगा, वित्तीय मामलों को भी देखना होगा। ऐसा नहीं कि आपने भाषा के आधार पर तो राज्यों का निर्माण होगा, लेकिन ऐसा भी राज्य का निर्माण ना हो कि राज्यों के पास वित्तीय संकट हो जाए, राज्यों के प्रशासन में चलाने में दिक्कत हो। तो इन सब मामलों को भी ध्यान में रख के राज्यों का निर्माण करना चाहिए। तो ये सब मामलों को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जब भी राज्यों का निर्माण हो तो मुख्य आधार क्या होगा? भाषाई आधार मुख्य होगा, और इसके साथ साथ हमें प्रशासनिक तथा वित्तीय मामलों को भी नज़रअंदाज नहीं करना होगा राज्यों का निर्माण करते समय। तो ये हो गई 4 सिफारिशें। इनकी बहुत महत्वपूर्ण सिफारिश थी कि पहला तो जो राज्यों का निर्माण का आधार होगा वो भाषाई होगा, पहला ये हो गया। दूसरी हो गई कि जब भी आप राज्यों का निर्माण करें तो उस पर राज्यों की एकता व अखंडता पे कोई प्रभाव ना पड़े। और इन्होंने ये इनकी सिफारिशें भी इंपॉर्टेंट है कि 16 राज्य व 3 केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण की सिफारिश की थी। तो ये हो गई फजल अली कमीशन की सिफारिशें। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और एक और सिफारिश थी, ये तीसरी, चौथी, पांचवी। एक भाषा व एक राज्य के फॉर्मूले को अस्वीकार कर दिया। एक भाषा एक राज्य के फॉर्मूले को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हर एक भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण नहीं कर सकते। भारत में इतनी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, यदि हमने हर एक भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण करना अगर शुरू किया तो ये बहुत सारे राज्य बन जाएंगे। इससे भारत की एकता व अखंडता पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो इन्होंने एक राज्य व एक भाषा के फॉर्मूले को अस्वीकार कर दिया। तो ये हो गया इनकी इंपॉर्टेंट सिफारिश। क्या होगी? राज्यों के पुनर्गठन का मुख्य आधार भाषा होगी, ये पहली इंपॉर्टेंट हो गई। दूसरी हो गई कि इन्होंने 16 राज्य व 3 केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण की सिफारिश की। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन है, फजल अली कमीशन। इनकी 5 रिकमेंडेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो IAS का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो इनको आपको सभी ये सिफारिशें याद होनी चाहिए। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो फजल अली कमीशन ने कितने राज्यों के निर्माण की सिफारिश की थी? 16 राज्य व 3 केंद्र शासित प्रदेश। 3 केंद्र शासित प्रदेश, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। 16 राज्य व 3 केंद्र शासित प्रदेश की सिफारिश की थी। लेकिन कांग्रेस सरकार ने इनकी सिफारिश में थोड़ा संशोधन किया। जो उस समय की कांग्रेस सरकार थी तो उन्होंने सिफारिशों में थोड़ा संशोधन करते हुए 14 राज्यों व 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया। कितने राज्य? 14 राज्य प्लस 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए कि फजल अली कमीशन की सिफारिशें क्या थी, और कांग्रेस सरकार ने फजल अली कमीशन की सिफारिशों में थोड़ा परिवर्तन करते हुए 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया। तो ये आपके यूपी PCS के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया, यूपी PCS के लिए। और जो फजल अली कमीशन की सिफारिशें थी तो वो IAS के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं। तो अब हम लोग एक बार कंपेयर कर लेते हैं कि धर कमीशन ने क्या कहा और JVP समिति ने क्या कहा और फजल अली कमीशन ने क्या क्या सिफारिशें थी। एक बार हम लोग कंपेयर करके देख लेंगे चार्ट बना के,
तो आपके नोट्स भी अच्छे बन जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं धर कमीशन की सिफारिश। एक बार हम लोग जब कंपेयर करके देख लेंगे तो आपको जो भी क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार आप लोग ऐसे भी आप लोग अपने नोट्स कंपेयर करके ही बनाया करिए, जिससे आपको जितने भी सारे डाउट होंगे दूर हो जाएंगे। धर कमीशन, उसके बाद आता है जेवीपी समिति, उसके बाद आते हैं फजल अली कमीशन। फजल अली कमीशन, इनका गठन किया गया था 1948 में, इनका भी 1948 में। जेवीपी का मतलब है जवाहरलाल वल्लभ भाई और पट्टाभी सीतारमैया। 1948 और इधर हो गया 1953 में। तो इन्होंने इनकी सिफारिश थी कि भाषाई आधार पे राज्यों के निर्माण को अस्वीकार कर दिया। सेम सिफारिश इधर भी थी, बिल्कुल सेम सिफारिश इधर भी इन्होंने बोला कि इन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं किया जाएगा। लेकिन जब फजल अली कमीशन ने अपनी सिफारिशें दी तो उन्होंने कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण किया जाएगा, लेकिन जो भी केवल भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण मुख्य आधार होगा, लेकिन आपको प्रशासनिक और वित्तीय मामलों को भी नज़रअंदाज नहीं करना होगा। तो एक इन्होंने बोला कि भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण किया जाएगा, भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण होगा, लेकिन ये मुख्य आधार होगा। इसके अलावा हमें प्रशासनिक तथा वित्तीय मामलों को भी नज़रअंदाज नहीं करना होगा, हमें उसको भी ध्यान में रख के राज्यों का निर्माण करना होगा। प्रशासनिक एवं वित्तीय मामलों को भी, ये हमारा मुख्य आधार होगा भाषाई। इसके साथ साथ हमें प्रशासनिक तथा वित्तीय आधारों को भी ध्यान में रख के राज्यों का निर्माण करना होगा। तो ये हो गया फजल अली कमीशन, 1953 में गठन किया गया था। 1948 में जेवीपी समिति, सेम सिफारिश यहाँ पे भी थी। तो ये हम लोग ने एक तुलना करके देख लिया कि धर कमीशन कब गठन किया गया था और जेवीपी समिति कब गठन की गई थी और उनकी क्या क्या सिफारिशें थी। तो एक बार हम लोग ने कंपेयर करके देख लिया। तो आपसे सीधे सीधे यही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में यही पूछा जा सकता है कि धर कमीशन में भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण की मांग को स्वीकार किया या अस्वीकार किया। तो इसको आपको ये याद रखनी होंगी, जितनी भी सिफारिशें कमीशन ने की है, जितनी भी सिफारिशें समिति ने की है। तो आपको हर एक कमीशन, जो फजल अली कमीशन है सबसे इंपॉर्टेंट कमीशन है, तो आपको ये सब सिफारिशें भी आपको याद रखनी होंगी। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग मौलिक अधिकारों की शुरुआत करेंगे। मौलिक अधिकार आपके जितने भी एग्जाम्स हैं, IAS हो गया चाहे PCL हो गया, तो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गाइस, थैंक यू सो मच।